करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट वाइज केमियो की इंपॉर्टेंट स्लाइड। हमने बहुत से सब्जेक्ट के बहुत सी वीडियो नर्सिंग की अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज हमारा सेकंड पार्ट का सेकंड लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 2 कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल मेथड को पढ़ा था कि किस तरह हम माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज के इस पार्ट में हम केमिकल एजेंट को पढ़ने वाले हैं। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं कि केमिकल एजेंट क्या है और इससे किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। हमारे पास है सेकंड नंबर पर मॉइस्ट हीट के बाद ड्राई हीट आता है। ड्राई हीट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अ प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन ऑक्सीडेशन रादर देन प्रोटीन कोगुलेशन। तो मॉइस्ट हीट में हम क्या करते थे, प्रोटीन कोगुलेशन, और यहाँ पर ड्राई हीट में हम प्रोटीन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन ऑक्सीडेशन। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ द ड्राई हीट इंक्लूड, जिसमें हम ड्राई हीट में हम क्या कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, यानी कि बहुत गर्म हवा को पास किया जाता है एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट और यूटेंसिल जिस भी चीज़ को हम स्टेरिलाइज करना चाहते हैं, या इंसिनरेशन। तो आइए इन दोनों प्रोसेस को पढ़ते हैं। हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल ओवन्स एम्प्लॉय वेरी हाई ड्राई टेम्परेचर। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक डिवाइस है जिसे हम माइक्रोबायोलॉजिकल ओवन भी कहते हैं। इसमें बहुत हाई ड्राई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। कितना हाई, 171 डिग्री फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक 171 डिग्री टेम्परेचर एयर के साथ, या 160 डिग्री फॉर 2 आवर। अगर हम टाइम को बढ़ाए तो फिर हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं 160 डिग्री तक फॉर द 2 आवर, और लॉन्गर या इससे भी ज़्यादा, और 121 डिग्री फॉर 16 आवर। अगर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो फिर हम 121 डिग्री तक टेम्परेचर दे सकते हैं 16 आवर तक, और लॉन्गर डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम, हाँ इससे भी ज़्यादा। दे आर जनरली यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ग्लासवेयर मीटर इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इनर्ट मटेरियल। तो ये हम ग्लासवेयर या मीटर, जो मेटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या किसी भी मटेरियल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो भी हम स्टेरिलाइज करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने ये जो यहाँ पर जो पॉइंट है ये याद रखने हैं, टेम्परेचर 171 डिग्री फॉर 1 आवर, 160 डिग्री फॉर 2 आवर एंड 121 डिग्री फॉर 16 आवर। ये आप लोगों ने याद रखने, यही एमसीक्यूज आ सकते हैं। और इसके अलावा हम जो इनर्ट मटेरियल्स है लाइक ऑयल एंड पाउडर, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर नॉट डैमेज बाय द एक्सेस ऑन टेम्परेचर। इस तरह के मटेरियल जो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकते, तो फिर हम इसमें हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। इंसिनरेशन, ड्राई हीट का लास्ट टॉपिक। इंसिनरेशन आर यूज टू डिस्ट्रॉय डिस्पोजेबल और स्पेंडेबल मटेरियल बाय बर्निंग। इंसिनरेशन ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, कंबस्टन करते हैं, आग लगाते हैं उन सारी चीज़ों को जो डिस्पोजेबल यानी कि रीयूज होने वाली चीज़ें होते हैं, या जिसका लाइफ बहुत ज़्यादा हो, जो हमारे आसपास में गंदगी या कंटेमिनेशन प्रोड्यूस कर सकती है। तो हम इसको फिर बर्न करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको हम क्या करते हैं, बर्निंग प्रोसेस के ज़रिए उस जगह को स्टेरिलाइज करते हैं। इंसिनरेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट विच इन्वॉल्व द कंबस्टन। तो इंसिनरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को हम कंबस्ट, आग लगाते हैं ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नॉर्मली जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं फाउंड इन द वेस्ट मटेरियल, जो किसी भी वेस्ट मटेरियल में पाए जाते हैं। तो इंसिनरेशन में हम सिंपल सा कंबस्टन प्रोसेस करते हैं, आग लगाते हैं, किसी भी डिस्पोजेबल या जो अनवांटेड वेस्ट होते हैं उनको हम बर्न करते हैं, यानी कि जगह को स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास था इंसिनरेशन। पास्चुराइजेशन हमारे पास लास्ट टॉपिक है हाई टेम्परेचर का, उसके बाद हम लो टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। पास्चुराइजेशन प्रोसेस पहली बार 1863 में लुईस पास्चर ने किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज ये यूज़ किया जाता है मिल्क को प्रिजर्व रखने के लिए या किसी भी बेवरेज को प्रिजर्व रखने के लिए। तो इसमें क्या होता है, माइल्ड हीटिंग दिया जाता है मिल्क को, ताकि और अदर मटेरियल्स को, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाए और पैथोजन को किल किया जाए मिल्क में या किसी भी मटेरियल में। इट डज़ नॉट हाउएवर किल ऑल द ऑर्गेनिज्म। पास्चुराइजेशन प्रोसेस में इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, बल्कि ख़ास और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किल हो जाते हैं। मिल्क इज़ यूजुअली पास्चुराइज्ड बाय हीटिंग टू 71.6 डिग्री फॉर एटलीस्ट 15 सेकंड। तो मिल्क कब पास्चुराइज होता है, जब हम 71.6 डिग्री टेम्परेचर देते हैं 15 सेकंड तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
15 सेकंड तक कितना टेम्परेचर देते हैं 71.6। हाँ, अगर हम टाइम को बढ़ाए 15 सेकंड से लेकर 30 मिनट तक टाइम को बढ़ाए तो फिर हम 71.6 डिग्री के बजाय 62.9 डिग्री टेम्परेचर दे सकते हैं। तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट MCQs। तो इसके बाद हमारे पास लो टेम्परेचर आता है। लो टेम्परेचर में हम नाम से ज़ाहिर होता है कि लो टेम्परेचर में हम लो टेम्परेचर देते हैं किसी भी फूड को। तो लो टेम्परेचर इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ बाय स्लोइंग डाउन द माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजिंग। तो हमारे पास जैसे कि रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र जो होता है वो उसमें हम लो टेम्परेचर देते हैं। तो लो टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड करते हैं फूड को तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। तो फिर हमारे पास जो खुराक होता है, फूड होता है, उसका जो फ्रेश होना होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक उसका टाइम बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर का हमारे पास एग्जांपल है कि अगर रेफ्रिजरेटर में कितना डिग्री टेम्परेचर होता है 5 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इस वजह से स्लो डाउन होती है ग्रोथ किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कीप द फूड फ्रेश फॉर द सेवरल डेज। तो बहुत से दिनों तक, कुछ दिनों तक हमारे पास फूड बिल्कुल फ्रेश रहता है रेफ्रिजरेटर में। फ्रीजिंग में अगर हम -डिग्री तक टेम्परेचर लिया यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट तक, तो फिर बिल्कुल माइक्रोबियल की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। तो फिर इसकी वजह से हम सेवरल डेज, कई दिनों तक हम खुराक को प्रिजर्व रख सकते हैं यानी कि टाइम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिससेक्शन हमारे पास प्रोसेस आता है फिजिकल मेथड में, और उसके बाद हमारे पास रेडिएशन आता है। तो डिससेक्शन में हमारे पास इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाटर। इसमें हम वाटर को रिमूव करते हैं, किससे, वेजिटेबल से या फूड से। इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर माइक्रोबियल कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस। जब वाटर हम रिमूव करें उस फूड से या वेजिटेबल से तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट में रिमेन विजिबल फॉर ईयर्स। हाँ, वो कई सालों तक वहाँ पर रहेगी लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। आफ्टर वाटर बिकम्स अवेलेबल दे स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। हाँ, अगर हम दोबारा वाटर फराम करें या हम वाटर दे दें तो फिर दोबारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रीजनरेट, रिप्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास डिससेक्शन प्रोसेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ इस तरह का आ सकता है कि द रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेजिटेबल और अदर फूड्स, अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिससेक्शन। रेडिएशन हमारे पास लास्ट मेथड है फिजिकल मेथड का, जिसमें हम आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। तो आयनाइजिंग रेडिएशन से क्या मुराद है? आयनाइजिंग रेडिएशन से मुराद वो रेज है जिसका वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होता है यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर। तो यही रेडिएशन क्या करते हैं, डिसलोकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स एंड दे फॉर्म आयंस। तो फिर जब हम खुराक पर ये आयनाइजेशन रेडिएशन या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर फेंकते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसको स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प देता है। काजिंग म्यूटेशन इन DNA एंड प्रोड्यूस पेरोक्साइड। ये DNA में म्यूटेशन काज कर सकता है अगर ह्यूमन पर फेंक दिया जाए या ह्यूमन एक्सपोज हो जाए इस प्रोसेस को, तब ये बहुत डेंजर है आयनाइजेशन रेडिएशन, और ये पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है। यूज टू स्टेरिलाइज द फार्मास्यूटिकल एंड डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाई फूड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट इन यूजिंग आयनाइजेशन रेडिएशन। तो ये हमारे पास हम फूड इंडस्ट्री भी इस्तेमाल करती है ये प्रोसेस, या अगर हम फार्मास्यूटिकल एंड डिस्पोजेबल की बात करें तो फिर ये डिस्पोजेबल को भी स्टेरिलाइज करने में मदद देता है, बिकॉज ये रेडिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरेज जो है और या गामा रेज जो होते हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या है? पेनिट्रेट द ह्यूमन टिश्यू में काज जेनेटिक म्यूटेशन इन द ह्यूमन। जैसे कि हमने यहाँ पर DNA में पढ़ा कि DNA में म्यूटेशन काज करते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है ह्यूमन बॉडी को, बिकॉज ये जेनेटिकली म्यूटेशन काज करते हैं यानी कि जीन में म्यूटेशन चेंजेस काज करता है। यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों को बताया जा रहा है कि आयनाइजेशन में हमारे पास अदर सोर्स न्यूक्लियर रेडिएशन में एक्सरेज, गामा रेज आते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन रेडिएशन आते हैं, और नॉन आयनाइजेशन में हमारे पास रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट लाइट, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड रेज आते हैं। अभी हम अल्ट्रावायलेट लाइट और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को पढ़ने वाले, यानी कि आयनाइजेशन काज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती एटम से। वेवलेंथ इज लॉन्गर देन 1 नैनोमीटर। ये वो रेडिएशन होते हैं 1 नैनोमीटर से वेवलेंथ इनका ज़्यादा होता है। डैमेज द DNA बाय प्रोड्यूसिंग थायमन डायमर्स। ये भी DNA को डैमेज कर सकता है। थायमन डायमर ये ग्रुप ऑफ द थायमिन होता है। यूज टू डिसइंफेक्ट द ऑपरेटिंग रूम नर्सिस कैफेटेरिया। हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को, ताकि जो नर्सेज है, रूम्स है या कैफेटेरिया है, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? डैमेज स्किन डैमेज कर सकता है। आइज डज नॉट पेनिट्रेट द ग्लास में अंदर नहीं जा सकती या क्लॉथ में, तो इसके डिसएडवांटेज है। तो ये हमने फिजिकल मेथड पढ़े, अभी हम केमिकल मेथड्स को पढ़ने वाले हैं।
तो केमिकल मेथड्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस तरह के मेथड पढ़ने वाले हैं जिससे हम थ्रू केमिकल्स हम माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं या रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने केमिकल मेथड्स को डिटेल में पढ़ना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमारे पास आता है फेनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। वॉज फर्स्ट यूज बाय द लेसनर इज अ डिसइंफेक्टेंट। पहली बार किसने यूज़ किया था? जोसेफ लेसनर ने इज अ डिसइंफेक्टेंट और इज अ एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया था इन्होंने। और कहाँ पर इस्तेमाल किया था? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सर्जरी। एक सर्जरी के दौरान इन्होंने इज अ डिसइंफेक्टेंट को इसको यूज़ किया था 12 अगस्त 1865 में। तो ये अपने साथ लिख ले, 12 अगस्त 1865 में पहले बार सर्जरी में किसने ये इस्तेमाल किया था एज अ डिसइंफेक्टेंट? जोसेफ लेसनर ने। इट डिस्ट्रॉय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिनेचर द प्रोटीन। ये किस तरह माइक्रोब्स को किल करता है? बिकॉज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है और प्रोटीन को डिनेचर करते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं? कोगुलेट करते हैं। तो इस वजह से माइक्रोब्स को किल करता है। रेयरली यूज टुडे बिकॉज इट इज़ अ स्किन इरिटेंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। आजकल ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ये तो एक स्किन के इरिटेशन काज करती है और दूसरा इसका जो स्मेल होता है ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एडवांटेजेस क्या है? ये तो एक स्टेबल है, यानी कि बहुत अरसे तक ये इस्तेमाल किया जा सकता है। परसिस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म आफ्टर अप्लाइड। जब हम अप्लाई करें तो बहुत दिनों तक ये इस्तेमाल हो सकता है बिकॉज स्टेबल है। एंड रिमेन एक्टिव इन द परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मौजूदगी में फिर भी बहुत ज़्यादा लम्हे तक स्टेबल और इस्तेमाल हो सकता है। और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? फेनोल, रोबिल्व्यू। तो ये अपने साथ रख ले। 4% कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें होता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास हेलोजन्स आता है। हेलोजन इफेक्टिव अलोन और इन द कंपाउंड। ये हम अलोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अकेला। हाँ, अगर हम कंपाउंड के साथ इस्तेमाल करें तब भी ये इस्तेमाल हो सकता है हेलोजन को। इसके अलावा इसमें हेलोजन में फिर आयोडीन आता है या क्लोरीन आता है। हेलोजन फैमिली तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखी होगी। आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इस तरह के फ्लोरीन, ये एक फैमिली है, हेलोजन ग्रुप है। तो हम इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पर आयोडीन आता है। टेंचर ऑफ द आयोडीन डिनेचर द प्रोटीन। ये हमारे पास ये टेंचर ऑफ द आयोडीन से क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये हमारे पास वीक एसिड है और 2 to 7% इसमें आयोडीन होता है इस केमिकल में, तो इसलिए इसे टेंचर ऑफ द आयोडीन भी कहा जाता है। और ये प्रोटीन को डिनेचर करता है। और इसके अलावा इट स्टेन स्किन एंड क्लॉथ्स। लेकिन ये हमारे क्लॉथ्स को भी कलरफुल करती है और स्किन को भी कलर कर सकती है। इसके अलावा क्लोरीन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ हेलोजन, एज अ माइक्रोब्स को किल करने के लिए। यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, पूल्स एंड सीवेज। ये हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल होता है बिकॉज कोई भी जब हम वाटर को ले लें तो वो उसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं अगर कोई टंकी वगैरह में या ओपन जो खुला हुआ पानी होता है। लेकिन जब हम क्लोरीन गैस से हम ट्रीट करते हैं तो फिर वो बिल्कुल क्लोरिनेट वाटर बन जाती है और फिर हम उसे पी सकते हैं। क्लोरीन इज़ इजली इनएक्टिवेटेड बाय द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो क्लोरीन हमारे पास इजीली इनएक्टिवेटेड यानी कि ये एक्टिव से इनएक्टिवेट हो जाता है। कैसे? ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। व्हेन मिक्स्ड इन वाटर फॉर्म अ हाइपोक्लोरस एसिड। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये भी अपने साथ लिख ले। तो क्लोरीन किस तरह पैथोजन किल करता है? बिकॉज ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द माइक्रोब्स। ये भी अपने साथ लिख ले। किस तरह? वाटर में जब कोई भी माइक्रोब्स होता है तो उसमें माइक्रोब्स में बिल्कुल उसको ब्रेक डाउन करता है और माइक्रोब्स उसकी वजह से किल होता है। और हाइपोक्लोरस क्या है? हमारे पास वीक एसिड है जो हमारे पास फर्दर ये डिवाइड होता है इनटू वाटर प्लस क्लोरीन। तो यानी कि एसिड का ये मतलब नहीं है कि वाटर भी एसिडिक बन जाएगी, ये हमारे पास फिर न्यूट्रलाइज होता है। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले हम क्या लेते हैं? हम एक क्लोरीन कंटेन गैस लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, उसमें हम इस तरह के वाल लगाते हैं, एडजस्टमेंट किया जाता है इस वाल के ज़रिए। फिर जब हम इस तरह पानी इसके ज़रिए पास करते हैं और क्लोरीन गैस यहाँ से आता है तो फिर वाटर जो बाहर निकलेगी तो वो क्लोरिनेट वाटर होगी और ये हम बिल्कुल पी सकते हैं और बिल्कुल विदाउट पैथोजन, विदाउट किसी माइक्रोब्स के हमारे पास वाटर माया होगी, यानी कि मौजूद होगी। ओके जी, हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स भी हमारे पास इस्तेमाल हो सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट और माइक्रोब्स को किल करने के लिए। जैसे कि हम कोई भी जब इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? अल्कोहल स्वाब लगाते हैं। उस जगह को हम थोड़ा सा स्वाब कर लेते हैं थ्रू कॉटन और फिर इंजेक्शन लगाते हैं। बिकॉज अगर वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हो तो उसको वहाँ से रिमूव किया जाए और किल किया जाए।
तो अल्कोहल क्या कर सकता है, किल मोस्ट बैक्टीरिया फंजाई बट नॉट स्पोर एंडोस्पोर्स। हाँ, एंडोस्पोर बहुत रेजिस्टेंस उसमें एबिलिटी होती है, बैक्टीरिया के एक पेज में एंडोस्पोर बन जाता है तो फिर वो बहुत रेजिस्टेंट होता है, उसको किल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होता है, अल्कोहल तो किल कर सकते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को, लेकिन एंडोस्पोर को नहीं। एक्ट बाय डिनेचरिंग द प्रोटीन एंड डिस्टर्बिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये भी वही बात है, प्रोटीन को डिनेचर करना और सेल मेम्ब्रेन को क्या करना, डिस्टर्ब करना मैक्रोब्स को, इस वजह से मैक्रोब्स भी किल होगी। यूज टू मैकेनिकल वेप मैक्रोब्स ऑफ स्किन बिफोर इंजेक्शन और ब्लड ड्राइविंग, वही बात कि हम जब इंजेक्शन के ज़रिए अगर हम कोई ब्लड लेते हैं या कोई मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं वेंस में, तो पहले हम स्वाब कर देते हैं अल्कोहल से। ये आप लोगों ने अपने स्किल लैब, अपने कॉलेज स्किल लैब में सीखा होगा। नॉट गुड फॉर द ओपन वॉन्ड बिकॉज काज प्रोटीन टू कोगुलेट, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर पढ़ा कि प्रोटीन कोगुलेशन करते हैं, तो इसलिए ओपन वॉन्ड, ओपन जो खुला हुआ जख्म होता है उसके लिए हम इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर भी प्रोटीन जब एक्सपोज होगी अल्कोहल को तो फिर वहाँ पर कोगुलेशन या वहाँ पर कोई इरिटेशन काज हो सकती है अल्कोहल की वजह से। ये भी अपने साथ लिख लिया कि अल्कोहल स्वाब में 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल के बाद हमारे पास केमिकल मेथड में हेवी मेटल्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास कुछ खास हेवी मेटल इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ खास मैक्रोब्स को किल करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्वर जो है ये एंटीबैक्टीरियल है, गोनोरियल आई इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कॉपर हमारे पास एंटी एल्गिया है यानी कि किल द एल्गी, और सिलीनियम और जिंक जो है ये एंटी फंगल है। तो आइए इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हेवी मेटल एंड देयर कंपाउंड आर माइक्रोबाइसाइडल, हेवी मेटल और इनके जो कंपाउंड है वो माइक्रोबाइसाइडल यानी कि डायरेक्टली माइक्रोब्स को किल करने की एबिलिटी रखता है। हमारे पास कॉपर, सिलीनियम, मर्करी, सिल्वर एंड जिंक है, वन बाय वन पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द हेवी मेटल टू एक्सर्ट द बाइसाइडल इफेक्ट इज कॉल्ड ओलिगोडायनेमिक एक्शन। तो हेवी मेटल क्या करता है, ओलिगोडायनेमिक एक्शन करता है। ओलिगोडायनेमिक एक्शन का मतलब है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट में भी ये केमिकल हेवी मेटल ले ले तो ये मैक्रोब्स को किल करने की एबिलिटी रखता है। तो इस एक्शन को ओलिगोडायनेमिक एक्शन कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस तरह का आ सकता है कि व्हाट इज ओलिगोडायनेमिक एक्शन और किस में आता है, हेवी मेटल्स में। सिल्वर हमारे पास 1% सिल्वर नाइट्रेट यूज टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट अगेंस्ट द गोनोरियल आई इन्फेक्शन अंटिल रिसेंटली। तो हमारे पास सिल्वर 1% इस्तेमाल किया जाता है एंटी गोनोरियल आई इन्फेक्शन है। आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग डिलीवरी चाइल्ड की जो आइज़ है वो कांटेक्ट में आते हैं यूट्रस के साथ। अगर मदर को गोनोरियल ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो फिर उसकी वजह से इन्फेंट के आइज़ में ये बैक्टीरियल ट्रांसफर हो सकता है और उसकी वजह से गोनोरियल आई इन्फेक्शन काज हो सकता है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए 1% सिल्वर के साथ हम हेवी मेटल इस्तेमाल करते हैं। कॉपर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू किल द एल्गी इन द पूल एंड फिश टैंक। तो हम फिश टैंक या पूल्स में यानी कि वाटर में कॉपर को इस्तेमाल करते हैं फॉर द किल इन द एल्गी। तो एल्गी जो है हमारे पास ये ग्रीन शक्ल में आप लोगों ने देखे होंगे पूल्स और ज़्यादातर फिश टैंक में होते हैं। ये माइक्रोब्स है तो कॉपर को इस्तेमाल कर सकते हैं किल करने के लिए। सिलीनियम हमारे पास आता है, सिलीनियम में हमारे पास किल द फंजाई एंड देयर स्पोर्स, फंजाई को किल करना और उनकी जो स्पोर्स हैं इनको किल करना किसका काम है, सिलीनियम को। और यूज़ फॉर द फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के इस्तेमाल किया जाता है। आल्सो यूज इन द डैंड्रफ शैम्पूज, ये आप लोगों ने याद रखना है कि सिलीनियम डैंड्रफ शैम्पू में इस्तेमाल करते हैं एज अ डैंड्रफ फंजाई किल करने के लिए। जिंक को भी इस्तेमाल करते हैं फॉर द यूज्ड माउथ वाशेज, माउथ वाश को भी में किसको इस्तेमाल करते हैं, जिंक को। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड को इज एंटी फंगल एजेंट इन द पेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। पेंट जो हम अपने घरों और अपने हॉस्पिटल में या दूसरी जगह में हम लगाते हैं तो हम एंटी फंगल उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास फिफ्थ लास्ट केमिकल मेथड आता है, इसमें ओजोन आता है। ओजोन आप लोगों ने सुना होगा नाम कि स्काई में हमारे पास O3 ओजोन जो लेयर होता है वो प्रोटेक्शन की, सनराइज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एज अ डिसइंफेक्टेंट वाटर यानी कि वाटर में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वाटर में कोई भी माइक्रोब है तो उसको किल करता है, किल करने की एबिलिटी रखता है। किस तरह, ये भी हमारे पास क्लोरीन की तरह प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर करता है। ये हमारे पास क्लोरीन से ज़्यादा फास्टली इफेक्ट भी रखता है यानी ज़्यादा एक्शन भी जल्दी करता है
और उसका जो अनप्लेजेंट टेस्ट है या ऑर्डर है उनको भी न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि वाटर में कोई चेंज नहीं लाता है। जैसे कि क्लोरीन लाता है, क्लोरीन वाटर में स्मेल या दूसरा जो अनप्लेजेंट टेस्ट है वो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ओजोन बिल्कुल न्यूट्रलाइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर में। तो ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी हुई, डायरेक्ट फास्टली मोर इफेक्टिव एक्शन, और दूसरा न्यूट्रलाइज अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ द वाटर। मोर इफेक्टिव किलिंग द एजेंट देन क्लोरीन, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये बहुत इफेक्टिव है कंपेयर टू क्लोरीन। हम वाटर में एज अ एंटी माइक्रोबियल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेस स्टेबल एंड मोर एक्सपेंसिव। चूँकि ये बहुत अच्छा काम करता है तो इसलिए ये मोर एक्सपेंसिव है और इसके साथ साथ लेस स्टेबल भी है, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी वाटर में। हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। यूज इज एंटीसेप्टिक, ये भी इज एंटीसेप्टिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट गुड फॉर द ओपन वोंड, ओपन वोंड के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज क्विकली ब्रोकन डाउन कैटालाइज द एंजाइम प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में जो कैटालाइज एंजाइम है तो ये पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डायरेक्टली क्या कर सकता है, ब्रोक कर सकते हैं, तो ये हम ओपन वोंड में इस्तेमाल नहीं करते। इफेक्टिव एंड डिसइंफेक्शन इन इनिमेट ऑब्जेक्ट, हाँ हम इनिमेट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको प्योरिफिकेशन और या एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम उसको माइक्रोब्स फ्री बना सकते हैं। स्पोरोसाइडल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी हम एज अ स्पोरोसाइड यानी कि स्पोर्स को किल करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। यूज बाय फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकते हैं टू डिसइंफेक्ट कॉन्टैक्ट द लेंस। इसके साथ साथ हम आइज़ में जो लेंस इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी एज अ डिसइंफेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम लेंस को ले लें अगर उसमें माइक्रोब्स या दूसरे बैक्टीरियल हो तो फिर वो हमारे आई के अंदर जा सकते हैं, इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, तो हम लेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली आइज़ में नहीं। बेंजोइल पेरोक्साइड हमारे पास यूज इन द एक्ने मेडिकेशन, ट्यूमर या दूसरे जो दाने हमारे स्किन के ऊपर हो सकते हैं तो हम इसके लिए एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं बेंजोइल को। केमिकल और फिजिकल मेथड के बाद हमारे पास मैकेनिकल मेथड आते हैं। मैकेनिकल मेथड में हम माइक्रोब्स को मैकेनिकली रिमूव करते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मैकेनिकल मीन्स ऑफ द रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द लिक्विड और द गैस इज पास थ्रू अ फिल्टर with pores small enough to prevent the passage of the microbes। जिस भी लिक्विड या गैस को हम प्योरीफाई करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो फिर हम उसको थ्रू स्मॉल पोर्स मेम्ब्रेन पास करते हैं, तो उसमें माइक्रोब्स क्या होते हैं, रह जाते हैं और आगे लिक्विड और गैस चला जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द सब्सटेंस दैट आर सेंसिटिव टू हीट। ये फिल्ट्रेशन हम उस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हीट के वो अगर हम उसे हीट के ज़रिए फ़िल्टर करना चाहे या डिसइंफेक्ट एंटीसेप्टिक करना चाहे तो फिर हमारे पास डिसइंफेक्शन उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम इसलिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं उस सब्सटेंस के लिए। HEPA क्या है, फिल्टर है हमारे पास, खास फिल्टर है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, इसका एब्रीविएशन है। 99.9% ये फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल है फॉर द एयरबोर्न पार्टिकल, जो हवा में पार्टिकल माइक्रोब उड़ सकते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और 0.3 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर का माइक्रोब्स का जो डायमीटर होता है तो उसको हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं। अगर इससे छोटे माइक्रोब्स हो तो फिर हम अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एयर फिल्टर को इस्तेमाल करते हैं जो 99.999% फॉर द डस्ट पोलन मोल्ड बैक्टीरिया एंड एयरबोर्न पार्टिकल्स के लिए फिल्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विद साइज ऑफ 120 नैनोमीटर, 120 नैनोमीटर बहुत छोटा साइज़ है, और लार्जर इससे भी ज़्यादा वैल्यू, यानी कि माइक्रोमीटर जो है -6 होता है और 120 नैनोमीटर जो है ये -9 है, तो हमारे पास ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है, तो उस माइक्रोब्स को भी फिल्टर करने की एबिलिटी ये रखता है अल्फा। तो मोर इफेक्टिव कौन सा हुआ इनमें से ULPA वाला, अल्ट्रा जो लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर जो है, ये हम इस तरह लगा सकते हैं इन्वायरमेंट में। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है HPA एंड ULPA। आगे जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हम इस तरह का यू शेप ट्यूब लेते हैं, उसमें एक जो आम है उसमें साल्ट और शुगर डालते हैं, फिर उस शुगर और साल्ट की तरफ वाटर आएगा, जो भी वाटर में माइक्रोब्स होंगे तो यहाँ पर रह जाएंगे यहाँ पर, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा कि प्रेशर की वजह से थ्रू यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा होता है, मेम्ब्रेन के ज़रिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बिकॉज यहाँ पर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, तो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वाटर जब यहाँ आएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स है यहाँ रह जाएंगे इस ट्यूब के आर्म में। तो द यूज़ ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट एंड शुगर इन द फूड इज़ यूज टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड क्रिएट हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो हम क्या करते हैं, इसमें हाई साल्ट और शुगर को इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर सके और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस कर सके। तो इस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से क्या होगा, पानी हाई शुगर और साल्ट की तरफ आएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रह जाएंगे ऊपर। The addition of the salt to meat create a solute environment where osmotic pressure draw water out of the microorganism। तो फिर वही बात है कि जब ज़्यादा सोलूट और सॉल्वेंट होगा तो उसकी तरफ पानी आएगा और वहाँ पर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म वाटर में होते तो ऊपर रह जाएंगे और वाटर नीचे से ऊपर शुगर की तरफ आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, हमारे पास 2 ही स्लाइड रहते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर्स ख़त्म। कंट्रोल ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ मीन्स टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ, मतलब कंट्रोल ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब है उन्हें किल करना या उसके रिप्रोडक्शन को स्टॉप करना। कंट्रोल ऑफ द ग्रोथ यूजुअली इन्वॉल्व द यूज ऑफ द फिजिकल और केमिकल एजेंट। कंट्रोल हम किस तरह के कर सकते हैं, या तो फिजिकल या केमिकल, विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। या तो हम किल कर सकते हैं इन दोनों तरीके से, या हम उसके रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। द कंट्रोल ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ इज नेसेसरी इन मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशन and significant advancement in the medicine, agriculture and food and have been through the study of the microbiology। तो माइक्रोबियल या माइक्रोब्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, हम मेडिसन एडवांस मेडिसन इससे बना सकते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के अगेंस्ट। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल की शक्ल में, स्प्रे की शक्ल में, मुख्तलिफ फील्ड्स में। और इसके साथ साथ हम फूड को प्योर रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोब्स को इसलिए किल करते हैं या स्टॉप करते हैं या फिल्ट्रेट करते हैं, या इसके अलावा हम बहुत सी फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। इसके अलावा हम इसके क्या क्या फ़वाइद है, डिफरेंट एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल द इन्फेक्शन डिजीज़, अगर हमने काबू पा लिया माइक्रोब्स पर तो हम फिर मुख्तलिफ डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज यही माइक्रोब्स की वजह से एक डिजीज़ दूसरे पर्सन में डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है। मिनिमाइज द क्रॉस एंड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, वही बात है कि क्रॉस इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह का डिजीज़ का ट्रांसफ़र होना मिनिमाइज कम होगा। और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब है कि विद इन 48 आवर में जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़, यानी कि हॉस्पिटल की वजह से अगर किसी पेशेंट को कोई न्यू डिजीज़ आ जाता है तो उसकी वजह से हम उसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, तो हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन पर भी काबू पा सकते हैं। प्रिवेंट द सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, जो भी हम सर्जरी करते हैं तो फिर वो माइक्रोबियल फ्री सर्जरी हो सकती है, यानी कि उसमें कोई रिस्क नहीं हो सकता। डिक्रीज द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट, हम मॉर्बिडिटी डिजीज़ रेट को भी कम कर सकते हैं, मोर्टिलिटी इसकी वजह से डेथ रेट को भी कम कर सकते हैं। प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द स्पॉलेज, हम अपनी खुराक को गंदा होने से या हम उस कंटेमिनेशन होने से बचा सकते हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर द मंथ, महीनों और कई दिनों तक हम रख सकते हैं अगर हमने माइक्रोब्स पर कंट्रोल पा लिया। इम्प्रूव एंड इंश्योर द सेफ्टी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर पर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो दूसरी डेयरी प्रोडक्ट है, जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के फूड वगैरह है, बेवरेज है, तो उसको भी हम फ्रेश और ताज़ा रख सकते हैं। इंश्योर द प्रोविजन ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू पब्लिक, एक साथ हम क्लोरीन और ओजोन को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर टू द पब्लिक, यानी कि आवाम को साफ पानी मुहैया हो सकता है। द लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव विल बी कन्वर्ट इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लास्ट 2 स्लाइड, कौन से लास्ट 2 स्लाइड थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोगों के पास स्लाइड में मौजूद है तो मुझे सेंड कीजिएगा, मैं छोटा सा 5-6 मिनट वीडियो बनाऊंगा आपके लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव पर, यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड डिफरेंशिएट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अगर आपके पास है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करके उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, बिकॉज ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज तक इतने ही, इंशाल्लाह हम इसी तरह वीडियोस और MCQs भी आगे अपलोड करते जाएंगे।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिले। और इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज भी है KPK, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कई वीडियो हमने अपलोड की हुई है। तो यहाँ तक तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफ़िज़।